बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। जिस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज़ और ये वाला जुमला सुना है ना, ये ऐसा मनहूस जुमला है कि उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, उसकी मिसाल कहीं और मिलती भी नहीं। 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. तो जब से इन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं सुनी। इन्हीं पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाक़यात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की। तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी, लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फ़ायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मज़ीद फ़रोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फ़ौज का। जब फ़ौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फ़ौज के साथ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर दिया, और वही जालिम रजीम अवाम के ऊपर मुसल्लत रखा जिसने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की माशी हालत आपके सामने है, तबाही और बर्बादी फेरी हुई है। इन्होंने मईशत की, अवाम का एक दिन भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। ये जर्नैल उन जालिमों के साथ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान में आईपीपीज़ के घटिया मंसूबे लगाए थे। आईपीपीज़ पे मैं वीलॉग करने वाला हूँ, 1-2 दिन का मेरा काम रह गया है। डिटेल रिसर्च के बाद आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया है, और एक ऐसा वीलॉग करूंगा कि आपको बहुत सारे वो सवालात जो आपके दिमाग में हैं उन सब के जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठें और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचें। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने, और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वुज़रा हैं वो टेलीविज़न के ऊपर बैठ कर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, यानी 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को, कुछ 40 साल तो हो गए इनको। इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वुज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है, नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक मनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले, तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह ज़बरदस्ती जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से ख़त्म किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निज़ाम को चलने दें, या वो निज़ाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ लें, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने ज़ाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फ़ायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फ़ायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फ़ायदा चंद लोगों का पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फ़िज़ा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से अपना जवाब
अमेरिका को भिजवा दिया है। और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज़ कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अजाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी ख़त्म की जाए, ईरान चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, लेकिन ईरान के कंट्रोल के ज़रिए खुले। एक नए मुजव्वदा जो तरीक़ाकार है ईरान ने बनाया हुआ है, एक नए सिस्टम के तहत आबने हुर्मुज़ काम करे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा आबने हुर्मुज़ को। ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा लग गया है। वो इस असासे को, ये सोने की चिड़िया है और यहाँ से ईरान दबोच सकता है बड़े बड़े मुमालिक को। तो ईरान, अब मुझे नहीं लगता कि यानी कुब्बे को लात पड़ी है और उसका कुब निकल गया, ये वाली सूरत हाल हुई है ईरान के साथ। ईरान अब अपने हुर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा। ये बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं। अगर छोड़ देगा तो किन शराइत के तहत छोड़ेगा, ये एक बड़ी तवज्जो तलब बात है। पता नहीं कितना बड़ा कुछ ईरान को ऑफर किया जाए तो वो छोड़ दे। फिर यूरेनियम के मामले के ऊपर ईरान कुछ और कहता है, अमेरिका कुछ और कहता है। एक तीसरे मुल्क की बात की गई, ठीक है यूरेनियम वहां रख देते हैं, लेकिन अगर टॉक्स फेल हो गई तो हम अपनी यूरेनियम वापस ले जाएंगे। अमेरिका उसके ऊपर भी नहीं मानता। फिर अमेरिका ने 20 साल की ऑफर की, ईरान जो है वो कम सालों की बात करता है। तो यहां एक दोनों के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने एक पोस्ट करते हुए एक मुख्तसर पैगाम दिया कि ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब मैंने पढ़ा है, जो उन्होंने लिखा ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। और फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसके बाद का जो मज़ीद ट्वीट्स किए, जो मज़ीद स्टेटमेंट दिए, वो बड़े सख्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर वीकेंड पे सुलह की बात करता है और जब वीकेंड ख़त्म होने वाला होता है तो जंग की बात करता है। एकदम कीमतें नीचे जाती हैं, एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मीडिया बाद औक़ात ये इल्ज़ामात लगवाता है कि वो अपने साथियों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए भी इस किस्म के बयानात देते हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे सरमायाकार हैं मिडिल ईस्ट में जो कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और उन्हें पहले से अंदाज़ा होता है कि अब सिचुएशन किधर जाएगी। वो उस हिसाब से अपनी ख़रीदारी और बाद में सेल करते हैं और इसमें वो अरबों डॉलर बना रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि मैं जंग ख़त्म कर दूंगा, फिर एकदम सूरत हाल बदलती है, वो कहते जी अब दोबारा जंग लगा दूंगा। अब नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर रब्ता किया। उस पर नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब इसराइली वज़ीर आज़म यह कहता है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ईरान के पास जो मौजूदा यूरेनियम है उसका ज़ख़ीरा जब चाहें हम छीन सकते हैं। ये अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनके साथ इन्होंने बात की। एक प्रोग्राम है द नेशनल डेस्क, उसमें गुफ्तगू कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी मरहले पर ऐसा कर सकते हैं जब चाहें। अमरीकी फ़ौज के ज़रिए से उस मवाद की निगरानी हम कर रहे हैं और अगर किसी ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा और हम उसे निशाना बनाएंगे। हम यूरेनियम को उठा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जैसे यूरेनियम एक जगह पे पड़ी हुई है, अमेरिका को पता है, अमेरिका किसी को उसके पास नहीं जाने दे रहा, अगर कोई जाएगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा और यूरेनियम को अमेरिकन जब चाहें उठाकर वहां से ला सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म का एक दावा किया। इस दावे में कितनी सदाकत है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रब्ता किया और बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जी जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम को हम हर हाल में कब्जे में लेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की फेस सेविंग नहीं मिल रही, बहुत बुरी तरह फंस गया है वो। अमेरिका में उसके मुवाखजे की बातें हो रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बदतरीन शिकस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर यही सूरत हाल चलती रही और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो ये एक ऐसा अमरीकी सदर होगा जिसको मुआवजे की सूरत में अमरीकी व्हाइट हाउस से निकलना पड़ेगा। और अगर ये वहां से निकलता है तो जेडी वेंस आ जाएगा। बहुत सारे लोग जेडी वेंस को आने वाले सदर के तौर पे देख रहे हैं और उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे एक कातलाना हमला पहले हो चुका है और एक मरतबा दोबारा इस किस्म का वाकया हुआ, गो के वो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं ला सका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत सारी खबरें अमेरिका में गर्दिश करती रहती हैं, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त किए गए हैं।
अब मामला यह है कि कोई फेस सेविंग नहीं मिलती तो एप्स्टीन फाइल का मसला है, अमेरिका में बढ़ती हुई कीमतों का मसला है, और इस जंग के अंदर अमेरिका की जो दुर्गत बनी है उसका मसला है। देखिए, अमेरिका में एक आर्टिकल आया है और ये द अटलांटिक के अंदर रॉबर्ट कैगन, ये एक बड़े एक्सपर्ट हैं अमेरिका में, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों के हवाले से। इन्होंने कहा जी कि ईरान ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है। जिन लोगों को पता है शतरंज की गेम का, मुझे कोई ज़्यादा नहीं पता उसका, लेकिन चेकमेट ये है कि वहाँ से आगे शिकस्त है, वो बहुत मुश्किल होती है वहाँ से निकलना। तो ईरान ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है और अमेरिका को लगभग शिकस्त हो चुकी है। और इस शिकस्त के ऐसे देर पा नताइज बरामद होंगे जो माजी में अमेरिका को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं द अटलांटिक के अंदर कि अमेरिका ये जंग कैसे हारा, ईरान से जंग कैसे हारा। रॉबर्ट कैगन ने जो आर्टिकल लिखा उसका थोड़ा सा उर्दू तर्जुमा मैंने निकाला आपके लिए। तो मैं आपको ये बताता हूं कि उसने लिखा कि वाशिंगटन इस वक्त ईरान के हाथों चेकमेट हो चुका है। अमेरिका ने फौजी दबाव और पाबंदियों का जो हरबा इस्तेमाल किया था वो ईरान के सियासी अज़ाइम को तोड़ने में नाकाम रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को एक ऐसे बागी सुपर पावर में बदल दिया है जो अपने ही बनाए हुए आलमी निज़ाम को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की हिकमत अमली में किसी तवील मुद्दती मंसूबे का फुकदान है। वो महज वक्ती तौर पे सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि एक नुक्ता उठाया उन्होंने कि अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि वो एक नाकाबिले एतबार पार्टनर है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर रसूख कम हो रहा है। यानी पहले लोग भरोसा करते थे कि अमेरिका साथ है तो हम बच जाएंगे, अब लोग भरोसा नहीं कर रहे और अमेरिका के साथ वैसे नहीं खड़े। और अब यह खित्ता बड़ी आलमी ताकतों रूस और चीन के लिए एक खुला मैदान बनता चला जा रहा है। फिर जंग के नताइज के हवाले से उन्होंने लिखा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के अहदाफ जो मुकर्रर किए गए थे, जैसे कि जोहरी प्रोग्राम का खात्मा या हुकूमत की तब्दीली, ये अब नामुमकिन हो चुका है। ईरान ने अपनी बका की सलाहियत साबित कर दी है, जिससे खित्ते में जो एक स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन है वो ईरान के हक में झुक गया है। फिर उन्होंने कहा कि आलमी निज़ाम का खात्मा हो रहा है। उसने खबरदार किया कि गुज़िश्ता 80 सालों से कायम अमरीकी क़ियादत वाला लिबरल आलमी निज़ाम अब ख़त्म हो रहा है और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जो ज़्यादा गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक होगा। रॉबर्ट कैगन का जो ये आर्टिकल है, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा जो वो कहना चाह रहा है कि अमेरिका की क़ियादत में दुनिया में जो एक आलमी निज़ाम चल रहा था वो अभी शदीद ख़तरे में है और अमेरिका को तारीख की एक बदतरीन शिकस्त हो रही है और इसके असरात जो हैं वो माजी में होने वाली किसी भी शिकस्त से ज़्यादा बुरे होंगे। नाज़रीन, इसी मौके पर सऊदी अरब से एक शहज़ादे हैं तुर्की अल फैसल, उनका एक स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं और इनके ये शाही फैमिली के हैं, तो इनका स्टेटमेंट आप ये समझेंगे सऊदी अरब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो इनका जो बयान है वो ये है कि अगर हमें और ईरान को जंग में धकेलने का इसराइली मंसूबा कामयाब हो जाता तो ये खित्ता तबाही और बर्बादी के गड्ढे में गिर जाता। हमारे हज़ारों बेटे और बेटियां एक ऐसी जंग में लुक़्मा अजल बन जाते जिसमें हमारा कोई मफाद या हिस्सा नहीं था। इसराइल इस खित्ते पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाता और हमारे गिरदोनवा में वाहिद बाअसर कुव्वत बनकर रह जाता। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को बरादर खलीजी ममालिक के दरमियान तफरीक पैदा करने की इजाज़त नहीं दी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस मौके पर। सऊदी अरब में इस वक्त हज की तैयारियां हो रही हैं और पूरी दुनिया से मुसलमान वहाँ पे मेहमान आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई जंग उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के स्टेटमेंट को दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये कि अब तक जितने दावे किए गए इसराइली मीडिया के ज़रिए से और अमरीकी मीडिया की तरफ से कि सऊदी अरब पूरी ताकत से इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा था, वो दावे दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने बार बार कहा कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अमेरिका बहुत बालादस्ती रखता है, उसका बड़ा तसल्लुत है अरब ममालिक के ऊपर और वो ताकत के बलबूते पे अपनी कार्रवाइयाँ करता भी है। लेकिन बार बार मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को रोका भी है। जैसा कि अभी एक प्रोजेक्ट फ्रीडम लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक कॉल के बावजूद उन्हें प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा था, क्योंकि सऊदी अरब ने कार्रवाई के लिए अपने अड्डे ना देने का कह दिया था कि यहाँ से आप कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो एक तरफ अमेरिका और इसराइल के अखबारात की खबरें गलत साबित होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि सऊदी सरजमीन को बारहा
ईरान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया गया है। अब वो अमेरिका एक बालादस्त कुव्वत है, वो अपनी मनमानी भी करता है। लेकिन एक चीज़ और है जो एक हकीकत है कि अरब ममालिक में और ईरान के बीच में एक टसल तो चल रही है, चाहे वो यमन के अंदर है, चाहे वो खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर है। तो इनके मफादात एक दूसरे से कटे हुए हैं, अलग अलग है। शिया सुन्नी की एक रिफ्ट भी है। और अरब ममालिक ये ज़रूर चाहते होंगे कि ईरान तबाह बर्बाद हो जाए या कमज़ोर हो जाए, या एक कमज़ोर ईरान शायद अरब ममालिक को ज़्यादा पसंद हो इसकी निस्बत के वहाँ पे एक मजबूत ईरान खड़ा हो। देखें ना, जैसे यूएई है वो बहुत खुलकर ईरान के खिलाफ बात कर रहा है। सऊदी अरब जो है उसने अपना एक मौक़िफ़ रखा, कतर ने भी, कि नहीं हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी सरजमीन इस्तेमाल ज़रूर हुई है ईरान के खिलाफ। अब इस सूरत हाल में जहाँ पे ईरान ने अपनी ताकत को साबित किया है, तो मेरे ख्याल में अरब ममालिक के दिमाग में शायद अब ये बात आ रही है कि ईरान के साथ हमें बातचीत करके मामला निपटा देना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाजुओं पे उनका भरोसा ख़त्म होता चला जा रहा है। लेकिन एक बात और है कि अभी हज का सीज़न है, इसके बाद शायद सूरत हाल फिर बदल जाए। और वैसे भी अभी डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा है 13 से लेकर 15 तारीख तक। उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीलॉग करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि चाइना और अमेरिका के बीच में कौन सी चीज़ें माजी में और कौन सी चीज़ें आज तनाज़े का बायस बन सकती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम वीलॉग करेंगे, और ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मामला ये है कि इस दौरे में भी आपने हुर्मुज़ और खलीजी सूरत हाल पर ही बातचीत होनी है। एक और ख़बर मैं आपको बताऊं, और ये पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ने इस पर एक आर्टिकल लिख दिया है। न्यूयॉर्क टाइम ने साफ दावा किया है कि पाकिस्तानियों को बाकायदा यूएई से बेदखल किया जा रहा है। आर्टिकल ये कहता है, इसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी कर रहा है, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ इसका दरीना इत्तेहाद दरार का शिकार हो रहा है। इस दौलतमंद खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानी कारकुनों की बड़े पैमाने पर बेदखली शुरू कर दी है। एक ऐसा इकदाम जो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए रोज़गार और ज़र मुबादला के एक अहम ज़रिए के लिए ख़तरा बन गया है। ऐसा लगता है कि मुत्तहदा अरब अमारात इस बात पर नाखुश है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर होने वाले ईरानी हमलों की ज़्यादा सख्ती से मजम्मत नहीं की। यानी जो कुछ हुआ वहाँ मुत्तहदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान वैसे खड़ा नहीं हुआ जैसे सऊदी अरब के मामले में खड़ा हुआ, ये मुत्तहदा अरब अमारात को लगता है इस आर्टिकल के मुताबिक। जबकि वो बैक वक्त वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अमन के लिए मुज़ाकरात की कोशिश भी कर रहा है। अमारात को इन हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके दौरान उसे ईरान की जानिब से हज़ारों मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में शिया मजहबी हुक्काम का अंदाज़ा है कि अप्रैल के वक्त से अब तक हज़ारों शिया पाकिस्तानियों को अमारात से निकाला जा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम ने 20 से ज़ायद ऐसे पाकिस्तानियों से बात की जो अमाराती कंपनियों में मुलाजिम थे। हर फर्द ने उन्हें बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 1 माह के दौरान अचानक गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया और फिर मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। मजीद ये कि अमारात में कारोबार चलाने वाले 8 अफराद ने बताया कि उनके पाकिस्तानी अमले को हालिया हफ्तों में मुल्क बदरी का सामना करना पड़ा। तो आर्टिकल ने वो बात की है जिसकी तरदीद पाकिस्तान की हुकूमत ने और यूएई की हुकूमत ने भी की है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, और पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यूएई से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि देखें, इन ममालिक में बादशाहत है, यहाँ जमहूरियत नहीं है। जब मैं पाकिस्तान से निकला अफ़गानिस्तान के रास्ते और मैं ट्रैवल करता हुआ अरब ममालिक में आया, तो मैंने अरब ममालिक में स्टे कम से कम किया। मैंने पूरी कोशिश की कि इन अरब मुल्कों में मैं ना रुकूं, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ पे बादशाहत है, यहाँ पे आप जमहूरियत की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं वीलॉग नहीं कर सकता। तो मैं ट्रैवल करता रहता था कंटिन्यूसली। शहीद अरशद शरीफ को भी यूएई से निकाला गया था। तो ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे बादशाहत है, वहाँ पे जमहूरियत या जमहूरी बात करने की इजाज़त नहीं है। तो जब आप वहाँ पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और सपोर्ट करते हैं ईरान को, तो वो फिर बड़ा सख्त रद्दमल देते हैं, और फिर उनके वहाँ पे कोई उस तरह कानून इंप्लीमेंट नहीं होता, अदालत वगैरह का वो मामला नहीं है, वो सीधा बंदे को बाहर निकालते हैं, जेल में डालते हैं। कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे जेलों में इस चक्कर में बंद भी हैं। लिहाजा ये वहाँ का एक तरीक़ाकार है, और वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे जमहूरियत नहीं है। तो जो आप यूरोप में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं, वो आप गल्फ़ ममालिक में नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ पे बादशाहत है। आपके लिए वहाँ पे आवाज़ उठाना ख़तरा हो सकता है। बेशक जदीद दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक में इस चीज़ को मायूब समझा जाता है और गलत समझा जाता है, लेकिन ये एक ज़मीनी हकीकत है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।